नमस्कार, मैं मेघा रानी आप सभी के बीच उपस्थित हूँ श्रीलाल शुक्ल जी का उपन्यास राग दरबारी लेकर। हमने 28वें अध्याय तक अध्ययन कर लिया है। आज हम लोग 29वां अध्याय अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने आखिरी अध्याय पे देखा था कि वैद्य जी, प्रिंसिपल साहब और रुपन तीनों शहर से वापस आ रहे हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। रुपन बाबू वैद्य जी और प्रिंसिपल के साथ शहर से लौटने पर दूसरे दिन बहुत उदास दिखे। वे जहाँ जहाँ गए और उस दिन वे अकेले कई जगहों पर गए और लोगों ने उनकी उदासी को भांपा और उसका कारण समझने की कोशिश की, पर वे समझ नहीं सके। वास्तव में उनकी उदासी भारत की वर्तमान वैदेशिक स्थिति के सहारे समझी जा सकती है। वे इतनी कम उम्र में ही विद्यार्थियों के नेता बन गए थे। प्रिंसिपल उनसे डरता था। वैद्य जी उनका लिहाज करते थे। इलाके के उदीयमान शोहदे उनकी चाल ढाल, पहनावे और भाषण शैली की नकल करते थे। वे सामान्यतः अपने आप से संतुष्ट रहते थे, पर शहर से लौटकर उन्होंने दूसरे दिन अपने घर में देखा कि वैद्य जी और बद्री पहलवान लड़ रहे हैं। लड़ाई को चलती हुई छोड़कर जब वे घर के बाहर आए तो वे उदास थे। सच तो यह है कि उन्होंने बाप बेटे का यह झगड़ा देखा ही नहीं, बल्कि उसमें शांति दूत के रूप में हिस्सा भी बटाया था। पर उन्हें शांति दूत का जीवन दर्शन नहीं मालूम था। हर शांति दूत की तरह बिना बुलाए झगड़े के बीच में घुसकर जाने दो कहने की और उसी लपेट में एक करारा झापड़ खाकर कोई बात नहीं कहते हुए वापस आ जाने की निसंगता उनके स्वभाव में नहीं थी। इसलिए वे उदासी के हमले से बच नहीं पाए। रुपन बाबू के शांति दूत वाले स्वरूप का असली विकास छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज के गृह युद्धों में हुआ था, वैसे ही जैसे भारत का शांति दूत कोरिया, स्वेज और अफ्रीका के झगड़ों में विकसित हुआ था। पर रुपन बाबू अपने इस रूप में भारत से भी ज़्यादा तेज चाल चलने के आदी हो गए थे और कई बार दुल्की की जगह सरपट दौड़ने लगे थे। ज़्यादा रफ्तार खींच देने से कभी कभी मैदान तो चुक जाता था, पर उनकी रफ्तार नहीं चुकती थी, जिससे वे कई अवसरों पर शून्य में कबूतर की तरह उल्टे हुए नजर आते थे। पर यह भी शांति दूत के व्यवसाय का एक अंग है, इसलिए रुपन बाबू कभी इस तरह की कसरत से घबराते नहीं थे। पर उस दिन के गृह युद्ध में सबसे बड़ी गड़बड़ी यह हुई कि दोनों फरीकों ने उन्हें शांति दूत न समझकर एक तीसरा फरीक समझ लिया और उनसे वैसा ही सलूक बरतना शुरू कर दिया। एक प्रकार से यह संकट भी शांति दूत के व्यवसाय का एक अंग है। पर जैसा कि पहले बताया जा चुका है, रुपन बाबू को शांति दूत का जीवन दर्शन मालूम न था। फलतः वे उदास हो गए और आधे दिन अकेले निरुद्देश्य घूमते रहे और महसूस करते रहे कि शिवपालगंज कूड़ा है, नापदान है, नाली है। दोपहर ढल रही थी और घर के अंदर बरामदे में वैद्य जी और बद्री पहलवान को छोड़कर और कोई न था। वह मकान का मर्दाना हिस्सा था जहाँ स्त्रियां बहुत कम आती थीं। सन्नाटा था। रुपन बाबू बरामदे से लगे हुए कमरे में चुपचाप लेटे हुए थे। कॉलेज में आज छुट्टी थी और वे पिछली रात काफ़ी देर जागते रहे थे, इसलिए वे काफ़ी सो चुकने के बाद भी दोबारा सोने की कोशिश में थे। तभी उनको अपने पिता की शास्त्रीय आवाज़ सुन पड़ी। मुझे ज्ञात नहीं था कि तुम इतने नीच हो। जिस कान में ऐसी बात पड़े वह एकदम सीधा खड़ा ना हो जाए, वह कुत्ते की पूंछ से भी बदतर है। रुपन बाबू ने कान खड़े कर लिए और धीरे से झांक कर देखा। वैद्य जी चारपाई पर पालथी मारे हुए बैठे थे और बद्री पहलवान पास ही चबूतरे पर पंजों के बल बैठे हुए थे। दोनों में बिना किसी घोषणा के और बिल्कुल अनौपचारिक वातावरण में लड़ाई हो रही थी। माहौल इतना घरेलू था कि अगर रुपन बाबू ने वैद्य जी की यह बात न सुनी होती तो वे यही समझते कि उनके बड़े भाई और बाप अकेले में कोऑपरेटिव यूनियन में एक नए गबन की तात्कालिक आवश्यकता जैसी सामूहिक महत्व के विषय पर आरंभिक परामर्श कर रहे हैं। जो भी हो, रुपन बाबू ने वह बात सुनी और उसी लपेट में वैद्य जी के मुंह से फिर दूसरी बात सुनी। तुम मूर्ख भी हो, मैं इसकी कल्पना नहीं कर सकता था। बद्री पहलवान ने लापरवाही से एक जम्हाई सी लेते हुए कहा,
घर में गाली गलौज करने से क्या फ़ायदा, यह अच्छी बात नहीं है। शायद इस व्यवहारिक बात ने वैद्य जी पर वाजिब असर डाला। उन्होंने सोहराब मोदी वाली शैली बदल ली। मामूली बातचीत के ढंग पर उन्होंने कहा, और जो तुमने किया है वह अच्छी बात है। तुम्हें कुछ इसके परिणाम का भी पता है? इससे मेरी आत्मा को कितना कष्ट हुआ जानते हो? बद्री पहलवान ने आज सवेरे शायद भंग नहीं पी थी। यह एक भौतिक सिद्धांत है कि भंग न पीने वालों को भंग पीने से जमाइयाँ आती हैं और भंग पीने वालों को भंग न पीने से जमाइयाँ आती हैं। इसलिए उनके चेहरे पर जमाई का द्वितीय संस्करण छप गया। अपने कंधे पर बैठे हुए मच्छर को उन्होंने दूसरे हाथ के एक मुलायम तमाचे से भगाया, पर मच्छर भी ऐसा था कि भगा नहीं, मर गया। इन सब कार्रवाइयों के बाद उन्होंने वैद्य जी की बात का जवाब दिया। कहा, कष्ट की क्या बात है, बताओ, जो कुछ तकलीफ होगी दूर की जाएगी। वैद्य जी ने आवाज़ नीची करके कहा, तुम इतने समझदार होकर गयादीन की कन्या से कैसे फंस गए? बद्री पहलवान कुछ क्षण चुपचाप बैठे रहे, फिर बोले, आपसे बात करना बेकार है, कहकर उन्होंने खूंटी से लटका हुआ कुर्ता उतारकर कंधे पर डाला और दरवाजे की ओर चले। वैद्य जी ने कहा, अब भागे कहाँ जा रहे हो? भाग कौन रहा है, कोई तुक की बात हो तो की जाए। घर के भीतर भी बेतुकी बातें होने लगेंगी तो बस हो चुका। वैद्य जी आवाज़ का गियर बदल कर बोले, पर यह बात कभी तो करनी पड़ेगी। बद्री पहलवान ने अपने पैरों में ब्रेक लगाया और वहीं से कहा, इस वक्त तुम्हारी जबान से ऊट पटांग बातें निकल रही हैं, यह सब ठीक नहीं है, बात फिर कभी कर लेंगे। फिर कब? जब मेरी नाक कटकर गिर जाएगी। बद्री पहलवान मजबूरी में लौट पड़े। कंधे पर कुर्ता लटकाए हुए ही वे फिर चबूतरे पर पंजों के बल बैठ गए। बोले, नाक वाक वाली बात ना करो, नाक है कहाँ? वह तो पंडित अयोध्या प्रसाद के दिनों में ही कट गई थी। वैद्य जी ने कहा, अब तुम नीचता की बात कर रहे हो। बद्री पहलवान पंजों की कमानी पर उचकने लगे। उनकी आवाज़ का साइलेंसर टूट गया। भर्राए गले से बोले, कर रहे हैं तो अब कर ही लेने दो। तुम कहते हो कि मैं बेला से फंस गया। तुम हमारे बाप हो, तुमको कैसे समझाया जाए? फंसना फंसाना चिड़ीमार का काम है। तुम्हारे खानदान में तुम्हारे बाबा अयोध्या प्रसाद जैसे रघुबरा की महतारी से फंसे थे, इसे कहते हैं फंसना। हाँ हाँ नहीं तो क्या, रुककर वे तेजी से बोले, खैर अब यह बात बंद करो। वैद्य जी ने अपनी आवाज़ का एक्सीलेटर दबाया। बोले, तुम्हारा खानदान, तुम्हारे बाबा, तुम ऐसी भाषा बोलते हो? यह खानदान हमारा ही है, तुम्हारा नहीं है। ये पूर्वज तुम्हारे नहीं है। जैसे चौराहे की लाल बत्ती चमक रही हो, बद्री की गाड़ी झटके से रुक गई। वे थम कर बोले, हुआ ना वही, एक सच्ची बात कह दी तो उसी में चिढ़ गए। खैर जाने दो। वैद्य जी ने कहा, जैसे क्लच और एक्सीलेटर साथ साथ दबाकर कोई नौसिखिया गाड़ी चलाने की कोशिश कर रहा हो। नहीं बद्री, जाने नहीं दूंगा। आज यह बात समाप्त होनी चाहिए। हम ब्राह्मण हैं, वह वैश्य हैं, पर यह केवल जाति की बात नहीं है, सिद्धांत की बात है। ऐसे आचरण वाली लड़की को छोटे ने अदालत में क्या कहा था? बद्री पहलवान उठकर खड़े हो गए। बोले, बस बात बंद। और एक बात मैं कह लूं, तब मेरी भी बात बंद। मैं बाबा अयोध्या प्रसाद की चाल नहीं चल सकता। जो कुछ करूंगा कायदे से करूंगा। इधर उधर की गिचिर पिचिर मुझे पसंद नहीं है। वे दरवाजे की ओर चल दिए। अचानक वैद्य जी चारपाई से उठकर खड़े हो गए और बिना जटा जूट दाढ़ी मूछ कमंडलू कौपीन के शाप देने वाले पोज में तन कर दोहरी ताकत वाला हॉर्न सा बजाते हुए बोले, नीच, तू मेरी बात भी सुन। रुपन बाबू इस वार्तालाप को आश्चर्य से सुन रहे थे। पिछले दिन शहर में उन्हें वैद्य जी की बात से लगा था कि वे बेला की शादी बद्री से हो जाने देंगे, और यदि कोई बाधा पड़ी तो वह गयादीन की ही ओर से होगी, जिसे समझ लिया जाएगा। किंतु इस बातचीत से उन्हें विदित हो गया कि वे जिसे संघर्ष का अंत समझे हुए थे वह वास्तव में आरंभ है। वे अपने को रोक न सके और लपलपाते हुए कमरे से बाहर आकर शांति दूत का व्यवसाय संभालने लगे। उन्होंने कहा, पिताजी, अब कुछ कहने सुनने से क्या होगा? अब तो आप वही कहिए जो कल आपने प्रिंसिपल के आगे कहा था, उसी को दोहराते जाइए। अब हम भी कहाँ करेंगे कि हम जाति प्रथा नहीं मानते, जब बद्री दादा बेला से फंस ही गए हैं तो। रुपन की बात पूरी नहीं हो पाई। उन्हें अपनी गर्दन टूटती हुई जान पड़ी।
बात रोज की ही थी। बद्री पहलवान नित्य प्रति किसी न किसी की गर्दन पर हाथ डालते ही थे। आज उन्होंने रुपन की गर्दन पकड़ ली थी, पर रुपन की आंखें 1 सेकंड में आंगन के 10 चक्कर लगाकर आत्मलीन हो गई। बद्री दांत पीस कर कह रहे थे, तुम घर ही में नेतागिरी करोगे? मेरे लिए कहते हो कि मैं उससे फंस गया हूँ, और वह भी मेरे मुंह पर कहते हो? चिमिरखी कहीं के। रुपन की गर्दन झकझोर कर उन्होंने बड़ी गैर रस्मी ढंग से उन्हें आंगन की दूसरी ओर ठेल दिया, और घबराहट में रुपन बाबू यह तक न तय कर पाए कि इस पद्धति से मिला हुआ चिमिरखी का खिताब वे स्वीकार करें या वापस कर दें। उधर बद्री पहलवान वैद्य जी से कहते रहे, इसे कहते हैं साक्षात नेता। इसने उसे खुद 2 पन्ने की चिट्ठी भेजी थी, ना जाने कैसी गोलमाल की बातें थी, खुद फंसा था और कहता है कि मैं फंस गया हूं। रुपन बाबू गिरते गिरते संभल गए, ऐंठ कर बोले, मैं इतना जलील नहीं कि तुमसे इस मामले की बात करूं। वैद्य जी से उन्होंने कहा, पिताजी अब इनसे कुछ भी बोलना बेकार है, इन्हें जो करना है करने दीजिए। पर वैद्य जी इस समय सलाह लेने के लिए नहीं, देने के लिए उद्यत थे। कड़ी आवाज में बोले, जो भी हो रुपन, यह तुम्हारे बोलने का विषय नहीं है। मुझे तुम सबसे शिकायत है, मुझे तुम्हारे आचरण की भी खबर है। रुपन बाबू तैश में आ गए। यह बात है? उन्होंने अपनी गर्दन को ऊंचा उठाकर सीना तान कर जवाब दिया, तो मुझे भी आपके आचरण की खबर है। लड़ाई का यह अंतिम दृश्य था। बद्री पहलवान ने व्यंग पूर्वक अपने पिता से कहा, सुना? रुपन बाबू झपट कर बाहर चले गए। वैद्य जी चारपाई के पास चुपचाप खड़े रहे। ऐसे मौके पर फिल्मी हीरो के बाप की तरह रंभा कर रोए नहीं। अपने भ्रष्टाचार की शिकायत पर कमीशन बैठाए जाने की सूचना पाकर किसी नेता की तरह उन्होंने यह वक्तव्य नहीं दिया कि पहले भ्रष्टाचार की एक सर्वमान्य परिभाषा निश्चित होनी चाहिए। अपनी रचनाओं की खराब आलोचना पढ़कर टेक्स्ट बुक कमेटी की कृपा से लखपति बनने वाले किसी साहित्यकार की तरह वे अवज्ञा की हंसी नहीं हंसे। अपने आचरण के विरुद्ध इतनी बड़ी चुनौती सुनकर उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया। वे चुपचाप खड़े रहे। उनके पेशे में जो सबसे आसान काम था, उन्होंने वह तक नहीं किया। अपने मुंह से उन्होंने हे राम तक नहीं निकाला। दोपहर ढल रही थी। एक हलवाई की दुकान पर एक हलवाई बैठा था, जो दूर से ही हलवाई सा जान पड़ता था। दुकान के नीचे एक नेता खड़ा था, जो दूर से ही नेता जैसा दिखता था। वहीं साइकिल का हैंडल पकड़े एक पुलिस का सिपाही खड़ा था, जो दूर से ही पुलिस का सिपाही दिखता था। दुकान पर रखी हुई मिठाइयाँ बासी और मिलावट के माल से बनी जान पड़ती थी, और थी भी। दूध पानीदार और अरारूट के असर से गाढ़ा दिख रहा था, और था भी। पृथ्वी पर स्वर्ग का यह एक ऐसा कोना था जहाँ सारी सच्चाई निगाह के सामने थी। न कहीं कुछ छिपा था, न छिपाने की जरूरत थी। दुकान पर जलेबी, पेड़े और गट्टे रखे थे। उन्हीं की बगल में शीशे के छोटे छोटे कंटेनरों में कुछ रूखे सूखे लकड़ी के टुकड़े से पड़े थे, जो बिस्कुट, केक और मस्क इत्यादि की परंपरा में बने हुए स्थानीय पदार्थ थे। जैसे शहर में, वैसे यहाँ पर भी ये पदार्थ बता रहे थे कि पूरब पूरब है और पश्चिम पश्चिम है, और दोनों मिठाइयों की मार्फत शिवपालगंज में मिलते हैं। वहीं रुपन बाबू और लंगड़ भी मिले। रुपन बाबू लंगड़ को कुछ उसी तरह से देखते थे जैसे पहले दर्जे में सफ़र करने वाला तीसरे दर्जे के किसी ऐसे मुसाफिर को देखता है जिस पर बिना टिकट चलने का सुबह किया जा रहा हो। पर आज रुपन बाबू उदासी के उस आलम में थे जिसमें विश्व मैत्री आदि पंचशील के सभी सिद्धांतों को आसानी से अमल में लाया जा सकता है। इसलिए उन्होंने गिरी आवाज में पूछा, क्या हो रहा है जी तुम्हारे मामले में? आज तो छुट्टी है बापू, पता नहीं चल पाया। वैसे नकल तो अब बन ही गई होगी। लंगड़ ने पिछले दिनों की प्रगति बतानी शुरू की। बन तो तभी गई थी, पर मैं लेने नहीं जा पाया। मुझे मियादी बुखार आ गया था। उस दिन सदर की कचहरी में गिरा तो फिर उठ नहीं पाया। फिर सोचा मरना है तो अपने गांव ही में मरे। उधर के ही एक ठाकुर वहां आए थे, अपने साथ लिए गए। वहां लोगों ने बताया कि मियादी बुखार है। पर एक दिन गांव में कई लोग मोटर पर आए। गांव भर की दीवालों पर गेरों से न जाने क्या क्या अंग्रेजी में लिख गए। उसके बाद बापू उन्होंने हमारा खून निकाला और मशीन में डालकर देखा। अब देखो तो बापू, कैसा अचंबा है कि इस कलयुग का कि आदमी तो हम देसी और हमें बीमारी लग गई बिलायती। मोटर पर जो आए थे वे बोले कि लंगड़ बड़ा आदमी है, उसे मलेरिया हुआ है।
क्या बताएं बापू। उसी के बाद मोटर वालों ने गांव में बड़ा काम किया। 2-3 लोग एक एक मशीन लेकर चारों तरफ कुआं, ताल, गड्ढा, गढ़ी सभी पर किर्र किर्र करते हुए घूमे। 2 आदमी बराबर हर घर के आगे जा जाकर गेरू से मलेरिया महारानी की स्तुति अंग्रेजी में लिख गए। उन अक्षरों का प्रताप बापू की सारे मच्छर भाग गए। हम भी बापू महीना भर दुख भोग कर आपका दर्शन करने को फिर से उठ खड़े हो गए। नेता बोला, क्या बात सुनाई है लंगड़ो तुमने कि लिखे देख अंग्रेजी अक्षर, भागे मलेरिया के मच्छर। हलवाई ने नेता की तारीफ सुनाई। क्या कवित सुनाया है आपने भी, जलेबी खाई है इसी बात पर। नेता ने बिना तकल्लुफ मक्खियां उड़ाकर 4-5 जलेबियां थाल से निकाल ली और खाना शुरू कर दिया। उधर सिपाही लंगड़ से बोला, तो कहो कि मरते मरते बचे। यह तो ठीक है बापू, पर मैं जानता था कि मैं मरूंगा नहीं। भगवान के दरबार में ऐसा अंधेर नहीं हो सकता। जब तक मुझे तहसील से नकल नहीं मिल जाती मैं मर नहीं सकता। लंगड़ की आवाज में न जाने कितने कबीर, तुलसी, रैदास आकर सुर भरने लगे। वह बोला, बिना नकल देखे मेरी जान नहीं निकल सकती, मैं सत्य की लड़ाई लड़ रहा हूं। सिपाही बोला, तुम साले बांगड़ू हो, 2 रुपए के पीछे जिंदगी बर्बाद की हो, ठोक क्यों नहीं देते हो 2 रुपए। लंगड़ सिर हिलाकर बोला, तुम यह बात ना समझोगे बापू, यह सत्य की लड़ाई है। रुपन बाबू ने बात बदल कर पूछा, तो अब हो क्या रहा है। लंगड़ ने कहा, कल परसों तक मिल ही जाएगी, अभी से जाकर तहसील के आगे पढ़ूंगा। नेता ने कहा, वहीं अपनी झोपड़ी डाल लो, दौड़ धूप बच जाएगी। रुपन बाबू बेंच पर बैठे हुए थोड़ी देर पैरों की पिंडलियां झटकते रहे। फिर हलवाई से बोले, एक कुल्हड़ दूध निकालो। कुछ सोच कर बोले, एक कुल्हड़ लंगड़ को भी दो। लंगड़ के साथ दूध पीकर रुपन बाबू जैसे ही उठने को हुए, नेता ने कहा, तो कैसा रहेगा लंगड़ो, वही तहसील के आगे झोपड़ी डलवाई जाए। लंगड़ ने वैष्णव जन शैली में हंसकर प्रकट किया कि नेता बेवकूफ है और वह स्वयं विनम्र है। नेता ने कहा, कुछ दिनों में भूख हड़ताल शुरू कर देना, अच्छा रहेगा। अखबार में नाम छपेगा, नकल मिले या मिले नाम हो जाएगा। सोच लो लंगड़ऊ। लंगड़ इस बार जैसी हंसी हंसा वह सिर्फ वैष्णव जन की न थी, उस पर कबीर स्कूल, वर्धा स्कूल और सेवापुरी स्कूल की छाप तो थी ही, कुछ लखनऊ स्कूल का असर था, जिसका इसके सिवा कोई जवाब नहीं होता कि आप भी दांत खोलकर हें करने की कोशिश करें। नेता ने ऐसा ही किया। साथ ही उसने ताली बजाकर कहा, अरे वाह रे लंगड़ो। रुपन बाबू जिस मनोदशा में थे उसमें उन्हें नेता का यह मजाक बुरा लगा। अचानक उन्हें एहसास हुआ कि वह आदमी लंगड़ो कहकर लंगड़ का मजाक उड़ा रहा है, और हम लोग भी उसे लंगड़ कहते हैं। वह क्या, उसका असली नाम क्या है? यह सोचने के बांध के फाटक सरक गए। रुपन बाबू को अचानक कई नाम याद आ गए। लंगड़ को वहाँ लंगड़ कहा जाता था। एक अंधा उनके दरवाजे आया करता था और लोग उसे सूरे कहते थे। जिसके कान कुश्ती लड़ते लड़ते टूट गए हों, उसका शुभ नाम टुट्टे था। वैद्य जी के मरीजों में एक काना आदमी था, जिसे देखते ही वे पूछते थे, कहो शुक्राचार्य, तुम्हारे क्या समाचार है। एक बुढ़ा था जिसे बहरे बाबा कहकर इज्जत दी जाती थी। जिसके मुंह पर चेचक के दाग थे, उसे शिवपालगंज में छत्ता प्रसाद कहा जाता था और इशारा मधुमक्खियों के छत्ते की ओर था। छांगुर राम तो 6 उंगली वाले होंगे ही। अपंगों और अंगहीनों के लिए यही परंपरागत प्रेम है। यह बात रुपन बाबू ने इस भाषा में सोची। यह अगर दोबारा इसे लंगड़ो कहेगा तो जूतों से बात करूंगा। उसी जोश में उन्होंने बिगड़ कर कहा, ए चाताना प्रसाद, तुम इन्हें लंगड़ो क्यों कहते हो? नेता की आंखें कुछ ऐसी थी कि उधर देखती है, इधर देखती है, ना जाने किधर से किधर देखती है। एक तरह से एचाताना प्रसाद का नाम भी हमारी उस सांस्कृतिक परंपरा के, जिसमें गणेश को गजानन और इंद्र को सहस्त्राक्ष कहकर उनके आरंभिक जीवन की दुर्घटनाओं की ओर इशारा किया जाता है, अनुकूल था। रुपन बाबू ने सोचा था कि एचाताना प्रसाद कहे जाने पर नेता बिल्कुल उखड़ जाएगा, पर उस पर इस विशेषण का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि जिसे रुपन बाबू ने यहाँ एचाताना प्रसाद कहा था, उसे अपने गांव में सिर्फ एचाताना के नाम से पुकारते थे।
नेता रूपन बाबू से प्रसाद का प्रसाद पाकर वैसे ही कृतार्थ हो गया जैसे दिन भर धूल धक्कड़ गाली गलौज सुनने के बाद अदालत के सामने हाजिर होने वाला भोंदू नामक मुलजिम श्री भोंदू की पुकार सुनकर कृतार्थ होता है। नेता ने रूपन बाबू से कहा, तो इनको और क्या कहें, लंगड़े हैं इसलिए लंगड़ कहते हैं। रूपन बाबू ने जैसा कि दूध पीने वाले दूध की प्रत्येक दुकान पर करते हैं, खाली कुल्हड़ सामने सड़क पर फेंक दिया। करोड़ों मक्खियां उस पर लालायित होकर झपटी, पर उनके पास रूपन बाबू को धन्यवाद देने के लिए उपयुक्त शब्द न थे। दो मुसाफिर जिनके पैरों के पास गिरकर कुल्हड़ फूटा था, उछलकर सड़क के किनारे पहुंच गए, पर गालियां देने का या ऐतराज करने की उनमें हिम्मत न थी। रूपन बाबू ने इस सब पर ध्यान नहीं दिया। वे एचाताना प्रसाद से बोले, किसी को बुरा नाम लेकर चिढ़ाना ना चाहिए, उसका असली नाम लेना चाहिए। नेता ने लंगड़ की ओर मुंह करके पूछा, तुम्हारा असली नाम क्या है? अब तो सब लंगड़ी कहकर पुकारते हैं बापू, उसने सोचकर जवाब दिया। वैसे माँ बाप का दिया हुआ असली नाम लंगड़ प्रसाद है। सभी मशीनें बिगड़ी पड़ी हैं, सब जगह कोई ना कोई गड़बड़ी है। जान पहचान के सभी लोग चोटे हैं, सड़कों पर सिर्फ कुत्ते बिल्लियां और सूअर घूमते हैं। हवा सिर्फ धूल उड़ाने के लिए चलती है, आसमान का कोई रंग नहीं, उसका नीलापन फरेब है। बेवकूफ़ लोग बेवकूफ़ बनाने के लिए बेवकूफ़ों की मदद से बेवकूफ़ों के खिलाफ बेवकूफ़ी करते हैं। घबराने की जल्दबाजी में आत्महत्या करने की ज़रूरत नहीं, बेईमानी और बेईमान सब ओर से सुरक्षित है। आज का दिन 48 घंटे का है। वे आम के घने बाग के पास से निकले। चैत का महीना था और फसल लगभग कट चुकी थी। बाग में खलियान डाला गया था। खाली पड़े हुए खेतों में सैकड़ों गायें और भैंसें इत्मीनान से घूम रही थीं और पड़ोस के कुछ खेतों की फसल को, जो अब तक कटी नहीं थी, मौत से चर रही थी। चरवाहे बाग में कटी हुई फसल के ढेर के पीछे छिपकर और कुछ बिना छिपे हुए जमीन से बेतकल्लुफी से बैठकर जुआ खेल रहे थे। जुआ कौड़ियों से हो रहा था और सभी लोग इस सिद्धांत पर चल रहे थे कि इस दुनिया में आकर जितना लूट सकते हो लूट लो, क्योंकि अंत काल में जब प्राण छूट जाएंगे तो उसके बाद पछताना होगा। जो इस खेल में लुट चुके थे वे प्राण छूटने का इंतजार न करके पहले ही पछताने लगे थे और जुआरियों के गोल से कुछ दूर बैठकर चरस पी रहे थे। चरवाहों में सिर्फ 2-3 सीनियर लोग थे, बाकी कच्ची उम्र के लड़के थे जिन्हें सार्वजनिक सभाओं में देश के होने वाले गांधी और नेहरू, टैगोर और सीवी रमन बताया जाता है। जुआरियों की जफड़ी जमी देखकर रूपन बाबू चहलकदमी करते हुए उधर ही मुड़ गए। पर आज की मनोदशा में गोचारण लीला वाला यह वातावरण, जिसमें जानवर कमज़ोर किसानों की फसल चर रहे थे और चरवाहे जानवरों को वाजिब जगह पर पहुंचा हुआ समझकर दत्तचित्त होकर जुआ खेल रहे थे, बहुत आकर्षक नहीं लगा। जब सभी जुआरी अपनी जगह पर उठकर उनका स्वागत करने को खड़े हो गए तो उन्होंने स्कूल मास्टर वाली अदा से कहा, बैठो बैठो, अपना काम करो। वे थोड़ी देर खड़े ही खड़े जुए की प्रगति का निरीक्षण करते रहे। एक 11 साल के लड़के ने उनकी ओर देखकर मुंह से चरस का धुआं निकालना शुरू किया और इतनी देर तक निकालता रहा कि रूपन बाबू ने उसके खत्म होने की आशा छोड़ दी। वे आगे बढ़ गए। पीछे से जुआरी वृंद ने उनके पैर छूने का कोरस गाया। आशीर्वाद देने के लिए वे मुड़े भी नहीं, आगे बढ़ते गए। कुछ दूर जाकर वे चिल्लाए, अरे हरामियों, यह फसल क्यों चराए डाल रहे हो? किसके जानवर हैं? हमारे नहीं है, हमारे नहीं है, हमारे भी नहीं है, हमारे तो उधर हैं, वो पता नहीं किसके हैं। फसल चरते हुए जानवरों के बारे में इन रटे रटाए जवाबों को सुनकर रूपन बाबू खड़े हो गए और चीख कर बोले, जूते पड़ेंगे। यह भविष्यवाणी सुनकर चरवाहों ने जानवर तो नहीं हटाए, पर यह निष्कर्ष निकाला कि रूपन भैया का दिमाग आज गर्म है। तब तक रूपन ने अपनी बात दोहराई, सुना नहीं, मैंने कहा कि जूते पड़ेंगे। इस पर एक चरवाहा, हमारे जानवर तो हैं नहीं पर हटाए देते हैं, कर राग अलापता हुआ जानवरों को हाँकने के लिए और उसी क्रम में उन्हें एक नए खेत में चरने का मौका देने के लिए चला गया। खेतों के किनारे किनारे चलकर वे गांव के उस सिरे पर आ गए जिसका जिक्र पहले चमरही के नाम से किया जा चुका है। चमरही के बीच से वैद्य जी या उनके परिवार के किसी व्यक्ति का निकलना एक घटना के रूप में शुमार किया जाता था। एक जमाना था कि किसी भी बामन ठाकुर के निकलने पर वहां के लोग अपने दरवाजों
पर उठकर खड़े हो जाते थे और हुक्कों को जल्दी से ज़मीन पर रख दिया जाता था, जिन चिल्लमें फेंक दी जाती थीं। मर्द हाथ जोड़कर पाए लागी महाराज का नारा लगाने लगते थे। औरतें बच्चों को गली से हाथ पकड़कर खींच लेती थी और कभी कभी घबराहट में उनकी पीठ पर घूंसे भी बरसाने लगती थी। और महाराज चारों ओर आशीर्वाद लुटाते हुए और इस बात की पड़ताल करते हुए कि पिछले 4 महीनों में किसकी लड़की पहले के मुकाबले जवान दिखने लगी और कौन लड़की ससुराल से वापस आ गई, त्रेता युग की तरह वातावरण पर सवारी गांठते हुए निकल जाते थे। जमींदारी टूटने का यह नतीजा तो नहीं निकला कि चमरही गांव के भीतर समा जाती या वहां ढंग के 2-4 कुएं और मकान बन जाते, पर इतना तो हो ही गया कि किसी बामहन के निकलने पर पहले जैसा गार्ड ऑफ ऑनर न दिया जाए। इसलिए हाय कहाँ वे दिन और कहाँ आज के दिन कि दीनता के भाव से बचने के लिए बामहनों ने और खास तौर से वैद्य जी ने यथासंभव उधर से निकलना बंद कर दिया था। चमरही में होने का एहसास रूपन बाबू को तब हुआ जब उनके कान में 2-1 बार पड़ा, पाए लगी महाराज। जैसा कि अपने देश में कहीं भी देखा जा सकता है, एक आदमी अपने मकान के आगे चबूतरे पर यूं ही बैठा था। रूपन बाबू को देखकर खड़ा हो गया। वे बोले, बैठा रह चुरैया, पुराने दिन लद गए। चुरैया ने, जिसका असली नाम चुरई था और निरर्थकता ही जिसके नाम की सुंदरता थी, कहा, पाँव लगी रूपन बाबू। अब पाँव वाँव नहीं लगा जाता, सीधे स्टिक डालने का वक्त आ गया है। एक लड़का धूल, काजल, लार, कीचड़ और थूक का बंडल चुरई के सामने खड़ा था। उसने उसे ठेल कर जैसे राहुल को भगवान गौतम बुद्ध की शरण में भेज रहा हो कहा, जा रे रूपन, भैया के पाँव छू ले। रूपन बाबू ने उसे आशीर्वाद दिया। पूछा, क्या नाम है इस लौंडे का? चंद प्रकाश, यानी चंद्र प्रकाश। रूपन बाबू मुस्कुराए, बोले, चंद प्रकाश वल्द चुरई चमार, कहीं से बड़ा जोरदार नाम उड़ाया है। वे चलते रहे। चुरैया ने कहा, आज इधर कैसे भूल पड़े रूपन बाबू? क्या इधर से निकलना मना है? पंचायत का चुनाव तो हो गया, अब कौन सा चुनाव है भैया? रूपन बाबू कुछ सेकंड तक चुरैया की हिम्मत देखकर अचकचाए से खड़े रहे। उसके बाद दिन में पहली बार हंसे, रस्साले गजापन झाड़ रहे हो। वे एक गली से निकले। उसकी विशेषता यह थी कि किसी बहुधंधी योजना के रूप में न बनवाए जाने पर भी वह अपने आप हमारी बहुधंधी योजनाओं का अंग हो गई थी। वह गली थी, साथ ही नावदान का पानी हजारों धाराओं से बहाने वाली नाली थी। नाली में बहने वाली गंदगी को सड़ाकर खाद का रूप देने वाला डिपो थी। इस सब के साथ आसपास गांव सभा का लैंप न होने के कारण वह अंधेरे में प्रेमातुर जोड़ों के लिए सामुदायिक मिलन केंद्र का काम देती थी। संक्षेप में महज होने भर से ग्राम सुधार की वह एक अच्छी खासी योजना थी। रूपन बाबू बिना नाक सिकोड़े गली के दूसरे छोर पर निकल गए। उसके बाद ही एक मैदान, फिर तहसील और थाने की इमारत दिखाई देती थी। उनसे कुछ ही आगे छंगामल विद्यालय, इंटर कॉलेज के छप्पर दिखाई देते थे, जिन्हें वैद्य जी सिद्धांतवश या शांति निकेतन का नाम सुनकर हटने नहीं देना चाहते थे। गली के मोड़ पर एक आदमी एक बुढ़िया से मुर्गा खरीद रहा था। बुढ़िया कह रही थी कि हमने पठान बाबा की कब्र पर मानता मानी थी, यह मुर्गा तो हम उन्हीं के लिए पाल रहे हैं। मुर्गा खरीदने वाला सचमुच ही मुर्गे के लिए बड़ा आतुर हो रहा था और यह सब तरह की आफतों को झेलने के लिए तैयार था। उसने बुढ़िया को समझाना शुरू किया कि पठान बाबा को तो सिर्फ मुर्गे से मतलब, चाहे यह मुर्गा हो चाहे वह मुर्गा। उसने यह भी समझाया कि मुर्गा बेचने के 2 तरीके हैं, एक सीधा तरीका और एक लात खाने वाला तरीका। उसने बुढ़िया को बड़ी भलमनसाहत से यह छूट दे दी कि जिस तरीके से चाहे उसी से मुर्गा बेच सकती है। उसने यह भी कहा कि हम मुर्गा खरीदेंगे ही नहीं, उसकी कुछ कीमत भी देंगे। रूपन बाबू ने चलते चलते उस आदमी को टोक कर कहा, कोई हाकिम आने वाला है क्या? उस आदमी ने जवाब में किसी को 10-20 गालियां सुनाई और उसी में यह आत्मकथा भी डाल दी कि वह सवेरे से मुर्गा ढूंढ रहा है। यह भूगोल भी डाला कि शिवपालगंज बिल्कुल फटीचर जगह है। जब लोग बोलते हैं तो लगता है चारों तरफ मुर्गे ही मुर्गे हैं, पर खरीदने चलो तो सब दरबे में घुस जाते हैं। रूपन बाबू ने इसका मतलब निकाला कि शहर से उसका हाकिम आने वाला है। चलते चलते वे धीरे से बोले, मुर्गे का तो ठीक हो गया, पर उसका क्या होगा? किसका?
रुपन बाबू ने एक इशारा किया, पर उस आदमी के लिए वह बिल्कुल अमूर्त कला थी। वह समझने को तैयार नहीं हुआ। गर्दन टेढ़ी करके उसने दोबारा पूछा, किसका? रुपन बाबू बोले, रमचन्ना की लड़की तो ससुराल चली गई, अब क्या करोगे? राम राम, आप भी कैसी बातें करते हैं पंडित जी। उस आदमी ने रुपन बाबू को झिड़क थाने के बाहर कान पर जनेऊ चढ़ाए हुए, बनियाइन और अंडरवियर पहने हुए एक तंदुरुस्त सिपाही, पेड़ों के नीचे कुत्तों की तरह पड़े हुए चौकीदार, टूले, कुल्हड़ों, गंदे भिनभिनाते हुए पत्तों और धुआं निकालने वाली ढिबरियों से संपन्न मिठाई और चाय की दुकानें, चीकट लगी हुई तिपाइयाँ, सड़क पर घर घराते हुए नशेबाज ड्राइवरों के हाथों चलने वाले हत्याभिलाषी ट्रकों के कारवां, साइकिल के कैरियर पर घास जैसे कागजात लादे हुए वसूली के अमीन, तहसीलदार का बदकलाम अर्दली, शराब पीकर नाई की दुकान पर बिना मतलब झगड़ने वाला पंडित रामधर का बेलगाम बेटा, जिसे सप्ताह में 7 बार स्थानीय पोस्टमैन उससे भी ज़्यादा शराब पीकर जूतों से पीटता है। कॉलेज की तरफ से आते हुए एक दूसरे की कमर में हाथ डालकर चलते हुए कोई कोरस जैसा गाते विद्यार्थी, सड़क पर रंगनाथ और प्रिंसिपल साहब आते हुए मिल गए। प्रिंसिपल ने कहा, खन्ना मास्टर का नया करिश्मा देखा तुमने रुपन बाबू? रुपन बाबू ने जवाब दिया, मैं खन्ना मास्टर के खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहता। सुनाना हो तो जाकर पिताजी को सुनाइए। प्रिंसिपल के कुछ बोलने के पहले ही उन्होंने रंगनाथ से कहा, चलोगे दादा? सनीचरा अपनी जीत की खुशी में भट्टी पर लोगों को फिर से छनवा रहा है। फोकट का सिनेमा देखना हो तो चलो, उधर से निकला जाए। प्रिंसिपल को फटकार देने के बाद रुपन बाबू की तबीयत हल्की हो गई। रंगनाथ ने कहा, मैं घर जा रहा हूँ। ठीक है, जाइए, मैं तो सिनेमा देखने जा रहा हूँ। इसी के साथ 29वां अध्याय यहीं पर समाप्त। फिर मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।